नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो फुल मैप के साथ है, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। अगर आपको सभी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम स्टडी में आप जुड़ जाइए, जिसमें आपको डेली की डेली इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी मिलती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली की डेली इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटे युद्ध के बारे में, यानी कि युद्ध तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन छोटा युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया, तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि इंग्लैंड और जिंजीबार के बीच दुनिया का सबसे छोटा युद्ध लड़ा गया। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानकारी जान लेते हैं। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध जो है 27 अगस्त 1896 को इंग्लैंड और जिंजीबार के बीच लड़ा गया। अगर हम बात करते हैं जिंजीबार इस टाइम किसका हिस्सा है, ये तंजानिया देश का हिस्सा है। अगर बात करते हैं इस युद्ध का यानी कि टाइम कितना था, यानी कि 38 मिनट में क्या जिंजीबार ने भैया आत्मसमर्पण कर दिया था, है ना, किसको, इंग्लैंड को। अगर हम बात कर लेते हैं जिंजीबार के बारे में, अगर आप मैप में देखेंगे जिंजीबार यहाँ पर है ना, जो कि इस टाइम यहाँ पर ये द्वीप है, जो कि ये तंजानिया का हिस्सा है। तंजानिया कहाँ है? तंजानिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर हम इसको जिंजीबार को बड़े मैप में दिखाएंगे तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका जिंजीबार है, ये आपका समुद्र बीच में है, और ये हमारा एक दूसरा द्वीप है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बोहाई सागर इनमें से किसका हिस्सा है। हम बात करते हैं बोहाई सागर के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बोहाई सागर कहाँ है, बोहाई सागर जो है पीले सागर में पड़ता है। चलिए इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। बोहाई सागर पीले सागर का हिस्सा है। ये एक किस्म की क्या है, खाड़ी है, यानी कि जो बोहाई सागर है ये क्या है, खाड़ी है। इसकी सीमा जो है चाइना से यानी कि चीन से लगती है। चलिए आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, येलो सी यानी कि पीला सागर आपका यहीं पर पड़ता है, आपका बोहाई सागर यहाँ पर पड़ता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच है, यानी कि जो जिब्राल्टर संधि है किन दो देशों के बीच है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मोरक्को और स्पेन के बीच क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। चलिए इसको हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं जिब्राल्टर के बारे में, जो किसके बीच है, मोरक्को और स्पेन के बीच है। किसके बीच है, मोरक्को और स्पेन के बीच है। अगर हम बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि में पूर्व में क्या पड़ता है, पूर्व में आपका पड़ता है भूमध्य सागर। अगर पश्चिम की बात करते हैं तो आपका अटलांटिक महासागर पड़ता है। चलिए मैप के द्वारा समझ लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्पेन है, ये आपका मोरक्को है। अगर हम बात करते हैं ये आपकी क्या है, जिब्राल्टर जल संधि, और आपका देख सकते हैं ये आपका भूमध्य सागर है। अगर पश्चिम की बात करते हैं ये आपका अटलांटिक ओशियन है, यानी कि अटलांटिक महासागर है। यही आपकी क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बायोम में पेड़ नहीं है और क्यों नहीं है, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें आप देख सकते हैं जो आपका बी दिया है, यानी कि टुंड्रा जो प्रदेश है इसमें आपके क्या है, पेड़ नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे वनस्पति जो है ज्यादा नहीं उग पाती है। इसका कारण क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। टुंड्रा क्षेत्र जो है उत्तरी ध्रुव के समीप पड़ता है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर क्या है, भैया सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती उत्तरी ध्रुव में, जिससे क्या है, बर्फ बनी रहती है। इस कारण यहाँ पर क्या है, पेड़ जो है नहीं उग पाते हैं, है ना। देख सकते हैं आप, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें फोटो में, ये आपका कहाँ है, टुंड्रा क्षेत्र की ये फोटो है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करते हैं भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, आर्थिक गतिविधियों का बिल्कुल नहीं, मानवीय स्थानांतरण का बिल्कुल नहीं, बस्तियों का बिल्कुल नहीं, मिट्टी का किया जाता है, यानी कि सी जो हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। भौतिक भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अध्ययन किया जाता है किसका, स्थलकृतियों का, चट्टानों का, खनिज का, मिट्टी का, जलवायु का और नदियों का
वातावरण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारा एक जैव मंडल है, उसके अंतर्गत क्या आ जाता है, हमारा जल मंडल भी आ जाता है ना, वायुमंडल भी आ जाता है। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं यानी कि हमारा स्थल मंडल भी आ जाता है। अगर हम बात करते हैं वायुमंडल में जो हमारा वातावरण आ जाता है, ऐसे ही अगर हम जलमंडल की बात करते हैं तो नदियां, नहरें, समुद्र आ जाता है। स्थल मंडल की बात करते हैं तो हमारी मिट्टी आ गई आपकी, है ना, चट्टानें वगैरह आ जाती हैं। चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन चट्टानों को प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है? अगर हम बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, यानी कि प्लूटोनिक चट्टानें किन्हें कहते हैं, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा गहन आंतरिक आग्नेय चट्टानें। इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। गहन आंतरिक आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के अंदर ही लावा के जम जाने के कारण बनती हैं। यानी कि जब भी आपका ज्वालामुखी आपने देखा होगा बाहर निकलते हुए जो लार्वा जो निकलता है, जब ये क्रिया पृथ्वी के अंदर हो जाती है, लावा जो है भैया बाहर नहीं निकल पाता है, अंदर ही जम जाता है, तो उससे क्या बन जाती है, ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बन जाती है। कैसी होती है आप देख सकते हैं। चट्टानें जो आपके 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टानें और रूपांतरी चट्टानें। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं मुख्यतः ये 3 प्रकार की होती हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बूरन नामक वायु किस क्षेत्र में बहती है? अगर हम बात करते हैं बूरन वायु के बारे में तो ये किस क्षेत्र में बहती है? अगर हम बात करेंगे इस ऑप्शन में तो हमारी जो है पूर्वी एशिया में बहती है। और कैसे बहती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। बूरन नामक वायु जो है शिनजियांग जो कि आपका चाइना का पार्ट है, साइबेरिया, कर्नाटक जो भारत में है, बहती है। ग्रीष्म काल में ये वायु जो है कैसी होती है, शुष्क यानी गर्म होती है, गर्म होगी तो ड्राई हो जाएगी। जबकि अगर शीतकाल की बात करते हैं ये बर्फीली तूफान के रूप में जो है प्रवाहित होती है। और किधर बहती है, ईस्ट एशिया में बहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका जो है ईस्ट एशिया का पार्ट है ना। चलेंगे दोस्तों अपने अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है ना। भारत की अगर नक्शे की बात करते हैं इसमें आप देख सकते हैं उत्तरी बिंदु भी होगा, दक्षिणी बिंदु भी होगा, है ना। ऐसे ही अगर ईस्ट की बात करते हैं पूर्वी बिंदु भी होगा, है ना, पश्चिमी बिंदु होगा। तो अगर हम बात करेंगे उत्तरी बिंदु के बारे में, जो हमारा इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं भैया इंदिरा कॉल। बाकी बचे बिंदुओं के बारे में भी हम मैप के द्वारा बात कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये सियाचिन में 5764 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये कहाँ पर है आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, है ना, ये आपका है इंदिरा कॉल। अब हम बात करते हैं पूर्वी बिंदु कहाँ पर है। पूर्वी बिंदु जो आपका है कहाँ है, ये भैया अरुणाचल प्रदेश में है। इसका नाम क्या है, किवितु है, इसको हम पूर्वी बिंदु कहते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं पश्चिमी बिंदु के बारे में, इसका नाम है गौरी माता या गौहर मोती बोल सकते हैं, ये आपका गुजरात में है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं दक्षिणी बिंदु के बारे में, आप जो देख सकते हैं दक्षिणी बिंदु आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट जो है आपका ये स्थित है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कंपाला किस अफ्रीकी देश की राजधानी है? कंपाला की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किसकी राजधानी है, युगांडा की है ना। किसकी है, युगांडा की है। तो राइट आंसर ये हमारा हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। कंपाला की अगर बात करते हैं, कंपाला क्या है, युगांडा की राजधानी है। ये सबसे बड़ा शहर है, किसका, ये राजधानी व सबसे बड़ा शहर भी है। ये विश्व का जो है 13वां सबसे तेज बढ़ता हुआ शहर है। जीवन स्तर के लिहाज से यह उत्तरी अफ्रीका सर्वश्रेष्ठ नगरों में से एक है ना। अफ्रीका आप देख सकते हैं महाद्वीप है, उत्तरी अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है, यानी कि सबसे बड़ा इसको शहर बोल सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पर स्थित है ना। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में स्थित टिटिकाका झील किन 2 देशों के सीमा पर स्थित है? हम बात करते हैं टिटिकाका झील के बारे में, आपने सुना होगा। तो ये कहाँ पर स्थित है, इसकी अगर स्थिति की बात करते हैं तो ये भैया बोल्विया और क्या है, पेरू की सीमा पर स्थित है ना। इसका बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके हम देख सकते हैं झील को, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर झील है। यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक जो हैं घूमने जा सकते हैं और जाते भी हैं। टिटिकाका झील जो है दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला में बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है। क्षेत्रफल और जल की मात्रा के आधार पर यह दक्षिण अमेरिका की सबसे क्या है, सबसे बड़ी झील है। बहुत ही सुंदर झील है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? अगर हम बात करते हैं सौर मंडल के बारे में, यानी कि इसमें बताया गया कि भैया पृथ्वी केंद्रित, यानी कि जितने भी ग्रह हैं और भी पृथ्वी के अलावा, इसके अलावा सूर्य भी, जो क्या है इसमें पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। यानी कि जो ये कथन है
गलत साबित हुआ था। ये आपके एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम क्या था, टॉलमी ने ये मॉडल दिया था कि भैया सारे ग्रह और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये गलत साबित हुआ। बाद में कोपरनिकस ने बताया कि भैया सूर्य जो है इसका केंद्र है, सूर्य के आसपास सारे ग्रह उपग्रह जो है चक्कर लगाते हैं, है ना। सही वाला किसने दिया था, कोपरनिकस ने, और गलत वाले की बात करते हैं टॉलमी ने दिया था। चलिए इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। टॉलमी ने लगभग 2000 वर्ष पूर्व सौरमंडल का पृथ्वी केंद्रित मॉडल प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के अनुसार ब्रह्मांड के सभी ग्रह व अन्य पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन सही क्या है कि सारे जो ग्रह उपग्रह हैं सूर्य के चक्कर लगाते हैं, है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन दो द्वीपों पर स्थित है। अगर हम बात करते हैं इसके द्वीपों के बारे में, द्वीप कौन से हो जाएंगे आपके, क्रमशः कौन कौन से हैं, आपका एक है होन्शु और क्यूशु द्वीप है ना। जो हिरोशिमा है होन्शु द्वीप पर है, नागासाकी जो आपका है क्यूशु द्वीप पर स्थित है ना। देख सकते हैं जापान का हिरोशिमा नगर होन्शु द्वीप पर, और जबकि अगर नागासाकी की बात करते हैं क्यूशु द्वीप पर है। इन शहरों पर 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए थे। किसने गिराए थे, अमेरिका द्वारा यहाँ पर क्या भैया परमाणु बम गिराए थे। बहुत ज़्यादा त्रासदी आ गई थी, जिसका आपको देखा होगा, है ना। बम बहुत ज़्यादा डेंजरस थे, जिसके लिए वहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग इफेक्ट हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूना नामक चरागाह किस महाद्वीप में स्थित है। पूना नामक चरागाह की अगर बात करते हैं तो किस महाद्वीप में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका में स्थित है ना। कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसके भी डिटेल में बात कर लेते हैं। पूना नामक चरागाह दक्षिण अमेरिका व महाद्वीप में मध्य एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये ऊंचाई अगर इसकी बात करते हैं तो 3200 से 3400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा ये चरागाह, बात करते हैं एंडीज पर्वत जो श्रृंखला है आपकी, ये है ना, ये आपकी श्रृंखला है। इसके मध्य में स्थित क्या है, ये चरागाह स्थित है। और इसकी ऊंचाई जो है यानी कि 3000 से 3500 के बीच इसकी ऊंचाई चरागाह की है, जो इसकी स्थिति यहाँ पर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म उत्तरायण के दौरान सूर्य की किरणें किस स्थान पर लंबवत पड़ती हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया कहाँ पड़ती हैं, ये पड़ता है भैया कर्क रेखा पर पड़ती है। कहाँ, कर्क रेखा पर, है ना। चलते हैं इसको डिटेल में देख लेते हैं। उत्तरायण वर्ष में 2 बार होता है। ग्रीष्मकालीन उत्तरायण में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पृथ्वी में कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। हमारी पृथ्वी के बीच में एक मानक रेखा सबसे बीच में होती है, उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। उसके ऊपर यानी कि उत्तर की बात करते हैं तो 23.5 डिग्री जो ऊपर रेखा होती है ना, वही हमारी होती है कर्क रेखा। अगर उसके नीचे की रेखा की बात करते हैं 23.5 डिग्री नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ वो रेखा होती है आपकी, उसका नाम होता है क्या, मकर रेखा होता है। अगर हम बात करते हैं जो ये आपका ये हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत। ऊपर भी होता है आपका आर्कटिक व्रत होता है, यानी कि आपका ये उत्तरी ध्रुव ऊपर होता है, नीचे दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर सूर्य की रोशनी ज़्यादा नहीं पड़ पाती, इसलिए यहाँ पर क्या है, बर्फ जमी रहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। जैसा कि आप इसमें आप देख सकते हैं, आपका दिया हुआ है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है ना। मेनरहेम रेखा किन 2 देशों के अलग करती है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो किन देशों को अलग करती है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा रूस और फिनलैंड को अलग करती है ना। किसको, रूस और फिनलैंड को अलग करती है। कौन सी रेखा, मेनरहेम रेखा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये आपकी है मेनरहेम रेखा, ये आपका है सोवियत रूस, ऊपर आपका है फिनलैंड। मेनरहेम रेखा निर्माण जो इसका कब हुआ था, 1920 से 1924, और दोबारा हुआ था इसका 1932 से 1943 के बीच में इस रेखा का निर्माण किया गया था। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली की डेली वीडियो मिलती रहें। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम सर स्टडी से जुड़ जाइए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट जानकारी तथा इंपॉर्टेंट PDF भी मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।